Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of चैप्टर वन। हमने चैप्टर वन को डिस्कस कर लिया था। अब हम इसकी बेसिकली एक्सरसाइज को डिस्कस करना चाह रहे थे। बच्चे जो एमसीक्यूज थे वो हमने आपको डिस्कस कर दिए थे और हमने बता भी दिया था कौन सा जो ऑप्शन ठीक है और बाकी तीन इनकरेक्ट हैं तो वो इनकरेक्ट क्यों हैं। अब बेसिकली हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें इशू ये आ रहा है कि जब ये शॉर्ट क्वेश्चन का बुक से हम आपको हाईलाइट करवाने की ट्राई करते हैं तो एक सिंगल क्या उसे कहते हैं क्लिक में या एक सिंगल शॉर्ट से ड्यूरेशन में हम पूरे रीजन को हाईलाइट नहीं कर पा रहे। तो आपको ना इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग बुक है ना वहाँ से हेल्प लेंगे और वहाँ से आपको ना इन क्वेश्चंस के आंसर कंप्रीहेंसिव और शॉर्ट से आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे बुक से अगर हाईलाइट करवाने लगे तो आपको बहुत डिटेल में चला जाएगा, तो आपको ना कि आपसे कहते हैं समझ नहीं आई, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जो हेल्पिंग बुक है ना वहाँ से शो कर देता हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए। हाँ, जो क्वेश्चन का आंसर बुक में इजीली डिक्टेट हो सकता हो हम वो करते जाएंगे। क्लियर? अब बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ एंड हाउ डू दे डिफर इन टर्म्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। बेसिकली कहते हैं कौन सी तीन डोमेन्स हैं। तो बच्चे अगर आपको पता है तो हम तीन डोमेन्स डिस्कस कर चुके हैं। हम प्रो कैरियर की बात कर चुके हैं, आर्किया की बात कर चुके हैं और यू कैरियर की बात कर चुके हैं। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं प्रो कैरियर कह रहा हूँ यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा है, आप प्रो कैरियर कह लो ये बैक्टीरिया कह लो, थिंग विल बी सेम। अब इनके सेलुलर फीचर भी हम देखते हैं। सबसे पहली डोमेन आती है बैक्टीरिया। पहली बात, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। नेक्स्ट सेल वाल है, कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन। इनकी सेल वाल के अंदर क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। नेक्स्ट लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जब ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आर्किया की बात करते हैं। आर्किया भी प्रोकैरियोटिक है बट यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड्स। हाँ, इनके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। क्लियर? एंड नो पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती। ठीक है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है उससे प्रोकैरिया से। तो क्या उसे कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन है चलो जो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती आर्किया के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट यूकैरिया की जब हम बात करते हैं ना, यूकैरिया में हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल विद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इनका क्या उसे कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ये पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब वन की फीचर दैट डिफरेंशिएट्स आर्किया फ्रॉम बैक्टीरिया। मेन आपका आ जाएगा सेल वॉल की कंपोजिशन का। क्लियर? यहाँ पे हम बात करते हैं सेल वॉल कंपोजिशन। बैक्टीरिया हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। आर्किया लैक पेप्टाइडोग्लाइकन। आर्किया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती। इंस्टेड सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन और अदर यूनिक पॉलीमर, दूसरे पॉलीमर्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करते हैं। बैक्टीरिया फैटी एसिड चेन लिंक टू ग्लिसरॉल बाय एस्टर बॉन्ड्स। मीन बैक्टीरिया की जो है ना मेम्ब्रेन, उनके अंदर क्या है, फैटी एसिड है और जो ग्लिसरॉल से लिंक्ड है। लेकिन इनके अंदर क्या है, बैक्टीरिया हैव ब्रांच आइसोप्रीन यूनिट्स, आइसोप्रीन चेन्स लिंक टू द ग्लिसरॉल। वहाँ पे फैटी एसिड थे, यहाँ पे आइसोप्रीन चेन्स हैं। क्लियर? विच स्टेबलाइज मेम्ब्रेन्स इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। और आपको पता है हम ना आर्किया ये भी कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के इनहेबिटेंट है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए इनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच किंगडम इज करेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म विद काइटन इन देयर सेल वॉल। कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें उसके सेल वॉल में क्या काइटन है एंड दे आर मोस्टली डिकम्पोजर्स। सीधी सी बात है, जब अगर डिकम्पोजर्स की बात करेंगे हमारे माइंड में दो टर्म्स आती हैं, एक बैक्टीरिया आती है, एक फंजाई आते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया ना उनकी सेल वॉल के अंदर काइटन नहीं है, ये याद रखिएगा। तो जब उनके अंदर काइटन की बात आ जाएगी, स्पेसिफिक कर दिया जाएगा, तो फिर आप बैक्टीरिया को रिमूव कर दोगे, आप जस्ट इसकी बात करोगे, फंगस की बात करोगे, तो किंगडम फंजाई की बात कर रहा है। आंसर को देखते हैं। Organisms with chitin in their cell wall belong to the fungi kingdom. Okay. Fungi are mostly decomposer. और fungi mostly क्या है, decomposers हैं, breaking down their organic matter। अपने environment जो organic matter होता है उसको क्या कर देते हैं, break कर देते हैं। They secrete enzymes that digest complex substances externally। इनको ना हम fungi को ये भी कहते हैं they produce extracellular enzymes। अब इससे मुराद पता क्या, ये ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो इनके हाइफिस से बाहर आते हैं, सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इसीलिए बस इनको हम कहते हैं इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्टिव है। ओके, नेक्स्ट
दिस प्रोसेस हेल्प्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू देयर एनवायरनमेंट। तो ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी हेल्प आउट करते हैं, ये भी करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं। एनीवेज नेक्स्ट, काइटिन प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू देयर सेल वॉल। और जो काइटिन है इनके सेल वॉल के अंदर है, इससे रिजिडनेस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्पेसिएशन अकर्स व्हेन पॉपुलेशंस आर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। कहते हैं जब जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होती हैं पॉपुलेशंस, तो फिर क्या हो सकता है, स्पेसिएशन की कौन सी टाइप होती है। अगर आपको याद हो, आपकी बुक में हमने स्पेसिएशन की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक। उनमें से एक ये है जिसे हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ये जब जियोग्राफिकल सेपरेशन होती है ना पॉपुलेशन के दरमियान, तो फिर ये वाली स्पेसिएशन होती है। इसको देख लेते हैं। अकर्स व्हेन पॉपुलेशंस आर आइसोलेटेड बाय फिजिकल बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर्स, मीन बीच में कोई माउंटेन्स आ गए, कोई रिवर्स आ गए, इस वजह से अगर सेपरेशन आ जाए तो जो पॉपुलेशन वो इंडिपेंडेंटली उनमें एवोल्यूशन होती है और वो इतनी इवॉल्व कर जाती हैं कि वो न्यू स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर? इट लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्जेंस ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती हैं और वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती हैं। एग्जाम्पल, द स्पेसिएशन ऑब्जर्व्ड इन डार्विन फिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड वेयर डिफरेंट पॉपुलेशन अडॉप्टेड फ्रॉम डाइवर्स एनवायरनमेंट। ये पता है इसके पीछे स्टोरी क्या है? डार्विन ने जब एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी ना, उसने गैलापागोस आइलैंड को विजिट किया था। तो उसने किया था अमेरिकन मेनलैंड जो है ना, वहाँ से कुछ परिंदे कैसे माइग्रेट किए थे, वो डिफरेंट आइलैंड्स पर चले गए थे। और जब वो डिफरेंट आइलैंड्स पर चले गए तो हर आइलैंड के एक स्पेसिफिक क्या हो सकते कहते हैं एनवायरनमेंट था, हैबिटेट था, वहाँ पे स्पेसिफिक फूड सोर्सेज थे। अब उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग और फूड सोर्सेज को ऑब्टेन करने के खातिर उन फिंचेस के अंदर ना मॉडिफिकेशन आती गई, उनकी बीक चेंज होती गई, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता गया। तो इतने ही चेंज हो गया कि कई सालों बाद हमें लगा वो फिंचेस की अलग अलग स्पीशीज है। ये वो वाली स्टोरी बयान कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन। कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या रोल होता है, देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट काजेज रैंडम चेंजेस इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता होना चाहिए एलील क्या है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलील। तो कहते हैं जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, ये एलील की फ्रीक्वेंसी मीन जीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है, स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन। खासतौर पर उनमें चेंज होगा जो पॉपुलेशन स्मॉल है। पॉपुलेशन स्मॉल से मुराद है जिसके मेंबर्स कम है। ओके, ओवर टाइम दीज रैंडम चेंजेस कैन मेक पॉपुलेशंस genetically different if they become so different that they can no longer interbreed। वो इतने डिफरेंट हो जाते हैं, आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, देन नो स्पीशीज कैन फॉर्म। हम कहते हैं वो नई स्पीशीज बन गई है। क्लियर? दिस इज हाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू। और जारी बात है, इससे फिर वो नई स्पीशीज बन जाती है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। What is the primary method used to assess population distribution along a environmental gradient? Environmental gradient के दौरान environmental gradient के क्रॉस हमने species distribution को assess करना, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं देखते हैं। उसने खुद ही बताया ट्रांसेक्ट मेथड होता है। इट इन्वॉल्व्स लेइंग आउट अ लाइन और स्ट्रिप। एक हम क्या से कहते हैं, आपको क्या लें, रूलर या एक पैरामीटर या एक स्ट्रिप से लेके ना, जो इस तरह मेजरिंग टेप होती है, इंची टेप होती है, उसके क्रॉस हम कर लेते हैं। क्रॉस अ स्टडी एरिया एंड अकॉर्डिंग स्पीशीज आर रेगुलर इंटरवल्स। और उस लाइन के क्रॉस रेगुलर इंटरवल्स के बाद हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। दिस मेथड इज इफेक्टिव। मैं आपको शो करता हूँ बुक से, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। ये ट्रांसेक्ट मेथड है। ये एक सेंटर में लाइन ड्रा कर ली, उसके साथ साथ हम सर्वे इंटरवल्स के बाद क्या करते हैं, वो मेजरमेंट्स कर लेते हैं। इनकी बात कर रहा है। ओके, इन कोस्टल जोन्स अ ट्रांसेक्ट कैन बी लेड फ्रॉम द हाई टाइड के क्रॉस हम कहते हैं टू लो टाइड टू रिकॉर्ड द टाइप्स एंड अबंडेंस ऑफ इंटर टाइडल ऑर्गेनिज्म। दो टाइड्स के दरमियान जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या रिकॉर्ड करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट involves evaluating the variety of ecosystem in a region। ecosystem diversity arrangement clear है। ecosystem diversity assessment involves evaluating the variety of ecosystem in a region। एक रीजन के अंदर उस इकोसिस्टम की क्या वैल्यूएशन है उसको चेक करते हैं। दिस लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लुक्स एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जो डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम, आपका फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, आपका ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो सकता है, वेटलैंड हो सकता है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कि हर इकोसिस्टम की जो अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है या बायोडाइवर्सिटी वो डिफरेंट है एक दूसरे से। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी एंड हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। हमें उस इकोसिस्टम की हेल्थ का पता चल जाता है। आई मीन वो स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है या वीक इकोसिस्टम है, और कम्प्लेक्स है या सिंपल है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ये डाइवर्सिटी क्रूशल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैलेंस को मेंटेन करने की। क्लियर बच्चे? हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर दिए हैं। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।